बच्चों लोग गुड मॉर्निंग। विजय राघव भाई गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जुड़िए, फटाफट 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 सभी भाई बहन जुड़िए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं आप लोग। सभी भाई बहन जुड़िए। सब लोग जुड़िए बेटा, फटाफट फटाफट जुड़ते चलिए। लास्ट क्लास में रचित भाई कंसेप्ट शुरू हो गया था 2 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की, एमडी की, डब्ल्यूटीडी की। प्रमोद भाई लास्ट क्लास में कंसेप्ट 2 शुरू हो गया था, एक बार जवाब दे दीजिएगा। लास्ट क्लास में कंसेप्ट 2 शुरू हो गया था या खाली कंसेप्ट 1 ही खत्म किए थे हम लोग? आप बता दीजिएगा सर, जैसे आपकी इच्छा हो, फटाफट बताइए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 शुरू किया था। जी बेटा, प्रदुमन ध्यानी। कहाँ रहते हो ध्यानी भाई? कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ऐसी तो गलत बात है ना। हम लोग तो आपके लिए रोज आते हैं और हम आप से उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग रोज रहें यहाँ पे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार बता दीजिएगा। नहीं सर, कंसेप्ट 2 नहीं शुरू हुआ था ना, मतलब खाली डिफिनेशन पढ़े थे, थेरेटिकल हैं। एक क्वेश्चन बनवा दूँ आपको, ओनली हेडिंग सर। अच्छा हेडिंग हो गया था, समझ गया मैं, समझ गया भाई साहब। अच्छा एक, तब तक और बच्चे भी जुड़ जाएंगे और मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना। 1 मिनट आपसे, देखिए बाल कितने आदमी के कम हो जाते हैं, है ना। कंसेप्ट 2 स्टार्ट होगा, बहुत अच्छा बात है भाई। चलिए दोस्तों कंसेप्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सर, ये आपका है, शुरू होगा, नहीं शुरू होगा आपका, ये कहना है। अच्छा बेटा, ऐसे कंसेप्ट 2 तो आपने हेडर डाल दिया है। मैं बैठे बैठाए एक सवाल आपसे पूछता हूँ। वो जो एमडी की परिभाषा बताया था, किसी भाई को कुछ क्लियर है? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। एसपीएम में 4-5 काम नहीं आते हैं, किसी को याद है? प्रदुमन ध्यानी भाई, एसपीएम में 4-5 काम नहीं आते हैं, कुछ याद है आप सभी बच्चों को, है ना। चलिए कुछ बच्चों को याद है, क्या याद है? क्या चेक पे साइन करना, ट्रांसफर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करना, ये सब है क्या? सोच के बताइएगा। चेक पे साइन करना ये सब है? नहीं ना, तो बेटा आप समझिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी, है ना, मज़ा आएगा बेटा। तो अगर आपको कुछ मेरी बातें समझ में आ गई हो तो आइए दोस्तों, है ना, हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। चैप्टर 2 बेटा, मैं रात वो देख रहा था आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन स्कैनर से, है ना, जिस पे मैं अभी काम कर रहा था, स्कैनर पे आपके लिए एक बना रहा था कंपाइलर टाइप का, कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हो जो एग्जाम के। सर नवंबर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक मिस्टर राम है, डायरेक्टर हैं, और वो चेक बुक पे साइन करते हैं, ट्रांसफर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सी लगाते हैं, तो क्या उनको एमडी कहा जाए? आप सभी भाई बहनों से ऐसे ही 2 मिनट पूछता हूँ, तब तक नवनिधन कुमार हैं बेटा, सभी भाई बहन और जुड़ जाएंगे। क्या बेटा उनको हम कहें? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे जानकारी के लिए, तब तक हम लोग शुरू कर लेंगे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने कंसेप्ट 1 पढ़ा तो था, है ना बेटा। चैप्टर 2 का नाम लिख देता हूँ, जो बच्चे बाद में वीडियो देखें उनको दिक्कत ना हो। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन, अभी शुरू नहीं हुआ था, ये बेसिक टॉपिक हमने पढ़ाया था बच्चों को, अपने भाइयों को। रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, एमपी, कुछ ऐसे हम लोगों ने कोड बनाया था। और कंसेप्ट 1 में हम लोगों ने 4 डिफिनेशन पढ़ा था। केएमपी 2 रुपया 51 पैसा, है ना, निबंधन, है ना, निबंधन साहब। और बताइए कुछ और बातें आपको याद है? 251, 253, 254, कुछ तो याद होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, है ना बेटा। चलिए दोस्तों, तो आपसे सवाल था मेरा, तब तक आप बैठे बैठे जवाब दीजिए। बड़े कम देते हैं जवाब आप लोग, है ना, अच्छा नहीं लगता, जवाब दिया करें। क्या कोई बंदा, क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था, क्या कोई बंदा जो कंपनी में, कोई बंदा है जो कंपनी में, मेरे बच्चे क्या है, कंपनी में कोई बंदा है और वो चेक बुक पे साइन करता है, तो क्या, क्वेश्चन था बेटा, तो क्या उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहें? क्या सिर्फ चेक पे जो साइन करता है? वाह सर, ये आरटीपी में 18 में भी आया है
और मई 17 में 8 नंबर का क्वेश्चन है जो मेरे को कल पढ़ाना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। चलिए आज ही पढ़ा दूंगा। चलिए बेटा हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैं समझ गया आप लोग अभी जवाब देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। चलो दोस्तों हम लोग आज की क्लास को शुरू करें। कंसेप्ट 2 का हेडर डाल दिया था, एक बार मैं और डाल देता हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, है ना, एमडी होता है ना मैनेजिंग डायरेक्टर, लिखा है होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अच्छा मात्र 5 सब सेक्शन है इसमें और एक शेड्यूल 5 है जो MDWTD शेड्यूल 5 बार बार आएगा आपके कोर्स में। आज मैं आपको स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाऊंगा आपके बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ रूटीन वर्क नॉट SPM, बहुत अच्छा बेटा, है ना। नो सर, निवांधन जी ने भी लिख दिया। और पवन गुप्ता जी नहीं सर, साइनिंग चेक इज नॉट इंक्लूडेड एज पर SPM। इसका मतलब है पवन गुप्ता जी भी वीडियो देखते हैं और इनको अच्छा लगता है, तभी तो शायद ये जुड़ते हैं बेटा। अपॉइंटमेंट ऑफ MDWTD मैनेजर। सो नाउ वी कैन मूव। अब हम लोग शुरू कर ले। सेक्शन 195 है, सॉरी 196 होगा प्लस शेड्यूल 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बेसिकली रेमुनरेशन की बात करता है और 196 में भी देखा जाए तो 5 सब सेक्शंस हैं, है ना। जैसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आपको इसे थोड़ा ना टॉपिक का चैप्टर का व्यू मिलेगा। अच्छा कि हर सब सेक्शन में कुछ ना कुछ बात होगी। आइए दोस्तों, विजय राघव जी और सभी भाई बहनों ने जवाब दिया। ये बड़ी आप लोगों की जो कहते हैं ना प्रद्युमन, ये इन लोगों की बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी वाली बात है। प्रद्युमन ध्यानी साहब, है ना। अच्छा आप भाई बहनों इतने भोले हैं, है ना, सुबह सुबह दर्शन दे देते हैं आप लोग। आइए दोस्तों पहला लिखिए। पहला तो बहुत ही बेकार है। मतलब जब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं शायद ये सोच रहा था कि कल भी बताया था कि हमको ये बताया जाए कि कैसे अपॉइंट होता है MD, किन कंपनियों में होता है। लेकिन क्या पता सर, इनको ना ऐसा लगता है कि मतलब ये अपने हिसाब से ही सारे काम करते हैं। हमारी आपकी तो फीलिंग का इनको कोई चिंता है नहीं, ये अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, है ना बेटा। वाह। चलिए दोस्तों, नो साइमल्टेनियस अपॉइंटमेंट ऑफ साहब MD एंड मैनेजर। ये क्या लिख दिया सर ने। चलो, है ना, ये गलत है सर। इनको पहले ये पढ़ाना चाहिए था कि MD अपॉइंट कैसे होता है, कौन से फॉर्म में MD के अपॉइंटमेंट को ROC को फिल किया जाता है, MD अपॉइंट होने किन किन कंपनियों में जरूरी है। यार ये सब पढ़ाओ ना, बच्चे को भी फीलिंग आती। मतलब सीधा शुरू हो गए, मतलब ये तो ठीक है भाई, पढ़ाना है तो पढ़ेंगे। लिखिए सर। सर लिखा हुआ इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। लिखा है बेटा नो कंपनी सेल, कोई भी कंपनी, नो कंपनी सेल, है ना। एक बार सर लिख दीजिएगा, तब सर हम लोग बहस करेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दा सामने होना तो बहस होती है। अगर मान लीजिए हम ऐसे हवा में बात करें, आप भी कुछ हवा में बात करें, कंसेप्ट खराब हो जाएगा। नो कंपनी सेल अपॉइंट और एम्प्लॉय, जो लिखा हुआ है लॉ में, एम्प्लॉय मीन्स हायर करना, रखना, जॉब पे रखना, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, दोनों का ऑलमोस्ट मतलब तो सेम ही होगा। नो कंपनी सेल अपॉइंट और एम्प्लॉय ए मैनेजिंग डायरेक्टर, ए मैनेजिंग डायरेक्टर। MD तो मैंने मजाक में लिखता हूं, पूरा ही लिख दिया मैंने, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। वाह, मैनेजर एट द सेम टाइम। सर लॉ में इतना लिखा है, यानी एक कंपनी में ये दोनों पोस्ट एक साथ नहीं चल सकती। किसी भी कंपनी में अगर ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है और वो कंपनी का BOD या उस कंपनी के लोग, शेयर होल्डर, जो भी अपॉइंट करने वाला बंदा है, एक और पोस्ट क्रिएट करना चाहता है मैनेजर का, तो नहीं चलेगा। या अगर मैनेजर है तो MD नहीं होगा। तो मैं जहां तक देखता हूं रियल लाइफ में, आप लोगों ने कितना पढ़ा था सर, मैनेजर का भी पढ़ाया था। आप लोग भुलक्कर हैं, भूल जाते हैं। सर मैं नहीं भुलक्कर हूं, है ना, मैं पूरे दिमाग और पूरे ईमानदारी के साथ आपसे काम करता हूं। कितने भाई बहन हमारे समझाएंगे, समझाने वाली बात है बेटा। आपको बताया था ना, हर कंपनी में MD होता है, मैनेजर नहीं होता सर। अच्छा कहेंगे ये प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बेटा ये मैनेजर थोड़े है, ये मजाक है। ये मैनेजर एक पार्टिकुलर डिवीजन को काम करता है और हम जिस मैनेजर की बात करते हैं उसके पास होल और सब्सटेंशियल होल, है ना, पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स होता है। कुछ तो याद होगा आपको, है बेटा अभिषेक कुमार कक्कर साहब, कुछ तो याद होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लिखिए यहाँ पे
अब इससे थोड़ा नोट निकालते हैं, मतलब लॉ तो इतना ही लिखता है, नोट लिखिए, मतलब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। नोट 1 इस सब सेक्शन 1 का। सर व्हाट इज द रीजन कि कंपनी में नॉट हैव एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम? क्योंकि दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों के ही फंक्शन सेम हैं, दोनों ही बेसिकली कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर ही रियल शब्द है जो यूज होता है। मैनेजर जो होता है वो मैनेजर होते हैं जिनको सही मायने में मैनेजर नहीं कहा जाता। नोट 1 लिखिए, सिंस वर्क ऑफ एमडी and manager MGR are same, almost same, मतलब not 100% same, almost same. So this prohibition is imposed. मतलब ये ना आपको जीवन में आगे बढ़ने में बड़ी मदद करेगा। सर देखो एक तो होता है रट लेना, रटना थोड़े हमें कक्कर साहब, since work of MD and manager are almost same, so this prohibition is there, इसलिए इस तरह का प्रोहिबिशन है। और सेकेंड पॉइंट लिखिए, अगर आप लिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट लिखा जाए। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास क्या लिखा है ये भी सीखने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, हाउएवर MD प्लस WTD और मैनेजर प्लस WTD कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। ये जिस दिन बेटा आप इतनी पेशेंस ला दिए अपने भीतर, स्थिरता ला दिए, सर लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से आपको। आप कहेंगे सर मैं ही मास्टर हूं, लेकिन कहां से आएगी ये? सर ये देखो ना, आप पहली दफा में तो नहीं लाओगे। राजीव सर ये जो चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, अब आपको तो यही लगता होगा सर पहली बार पढ़ा रहे हैं। सर ऐसा नहीं है भाई साहब, सर बहुत बार हम एज ए स्टूडेंट पढ़े होंगे, है ना, और बहुत बार एज ए प्रोफेशनली हम लोगों के साथ शेयर किए होंगे। हाउएवर MD और WTD मैनेजर कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 196 सब सेक्शन 1। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे। अपनी तारीफ तो मैंने खूब कर लिया, अब आइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है कि MD या WTD या मैनेजर जो भी है, तीनों को हम बोलेंगे मैनेजरियल पर्सनल, थोड़े की तो नहीं बोलूंगा, KMP नहीं, मैनेजरियल पर्सनल। इन तीनों का जो टेन्योर होगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एक बार में 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर उसको रिन्यू करना है तो रिन्यू हो सकता है, लॉ में लिखा है। लेकिन रिन्यूअल में एक ही शर्त है, शर्त यह है कि आपका जो टेन्योर है लास्ट ईयर अगर चल रहा है तो ही रिन्यू हो सकता है। मतलब आपका जो मैक्सिमम अर्लीस्ट रिन्यूअल हो सकता है नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल टेन्योर। जिस टेन्योर को आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, है ना, उसकी बात ये कहता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टेन्योर या टेन्योर ऑफ ऑफिस, कोई व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट होता है, कोई व्यक्ति, है ना बेटा, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अपॉइंट होता है WTD की तरह या मैनेजर की तरह, तो क्या उसको लाइफ लॉन्ग के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं सर। सर जैसे आजकल CA ऑडिटर, आप लोग तो पढ़ के और ऑडिट करते होंगे, आजकल ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और उसके बाद कूलिंग पीरियड आ जाता है, रोटेशन का कंसेप्ट होता है। और रोटेशन का कंसेप्ट जो है इंडिविजुअल पे फर्स्ट टर्म ऑफ 5 ईयर्स पे अप्लाई होता है, और जो CA फॉर्म्स होते हैं, है ना, पार्टनरशिप होता है या LLP होता है, उसमें 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स होता है। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर में इस तरह की पाबंदी नहीं है रोटेशन का। यानी एक जैसे रतन टाटा, जस्ट एक एग्जांपल, रतन टाटा टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का चेयरमैन, है ना, लंबे समय तक भी रह सकते हैं। लेकिन हम टेक्निकली बात करें, ऑनररी चेयरमैन अलग चीज़ है, लीगल बात कर रहा हूँ, तो लीगली किसी बंदे को 5 साल तक ही चेयरमैन एट अ टाइम बना सकते हैं। और जब वो 5 साल उसका पूरा होने वाला हो, तो जैसे 5 साल पूरा होने वाला है, उसमें 4 साल बीत चुका है, यानी लास्ट का 1 ईयर वो सर्व कर रहा है अपने ऑफिस को, है ना, तो वो, है ना, वो फिर से वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या कंपनी उसको फिर से फ्रेश टेन्योर दे देगी। चलो भैया आपका जो एक साल या उससे कम रह गया है रिटायर होने का, हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया।
बेसिकली आपको किस बात की जल्दीबाजी है, मतलब आपको विश्वास नहीं है क्या कि आपको लोग रीअपॉइंट करेगा? यही तो मुझे लग रहा है कि आप इतना रीअपॉइंटमेंट के लिए उछल रहे हैं। अरे बाबा, रीअपॉइंटमेंट होगा नहीं होगा, सब सेक्शन 2 सिंपली कहता है रीअपॉइंटमेंट अगर होगा भी तो आपका जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है ऑफिस का वो 1 साल से अगर अभी ज़्यादा बाकी है तो नहीं होगा, 1 साल या उससे कम है तो हो सकता है। सर एक बार लॉ की लैंग्वेज को देखते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन के भीतर घुसेंगे। 196 सबसेक्शन 2 क्या है? टेन्योर ऑफ ऑफिस। लिखिए बेटा, टेन्योर ऑफ ऑफिस के सामने लिखिएगा, नो कंपनी शैल, नो, इसको थोड़ा साफ कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है, कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट, अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, एज इट्स MD एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं, WTD और मैनेजर MGR फॉर अ टर्न exceeding 5 years at a time, exceeding 5 years at a time। ये छोटा सा पॉइंट है, टर्न एक्सीडिंग 5 years at a time। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे लिखिए सेकेंड में, नो रीअपॉइंटमेंट। मैं यही कह रहा था बेटा, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए, है ना, अगर आप पूछेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता। नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड, नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन, वही बात है बेटा, 1 year। अब ये 1 साल कहां से? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज ओरिजिनल टर्म, बिफोर द एक्सपायरी लिखा है, मैं एक्सपायरी नहीं लिखूंगा बेटा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, चलिए फिर लिख देते हैं हिज टर्म। अब इसका क्या मतलब है? सभी भाई बहनें इसका इंटरप्रिटेशन दीजिए, मजा आ रहेगा बेटा, लाइव क्लास होते हैं आप, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। यही आप दूसरे मोड से पढ़ेंगे तो उसमें इतना फायदा नहीं होता, अभी तो आप लाइव हैं, यही जो दूसरे बच्चे देखेंगे वो इरिटेट होंगे, है ना, जो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको इरिटेशन नहीं होगी। फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है, कब अपॉइंट हो सकता है? लास्ट ईयर ऑफ, है ना, टेन्योर, है ना बेटा, सिंपली रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल ओनली इन द लास्ट ईयर ऑफ ऑफिस, है ना, जब आपका 5 साल में से जो लास्ट ईयर चल रहा है, 5वां साल चल रहा है, उसी में आपका रीअपॉइंटमेंट होगा। मैंने हंसाने के लिए 4 पूरी के बाद अगली पूरी मिलेगी, अरे बाबा ये तो पवन गुप्ता, तो ये हमारा एग्जाम्पल ही समझा लिया, है ना, पूरी वाला एग्जाम्पल दिया था। ये लड़का बड़ा होनहार है पवन जी, बहुत अच्छा बेटा। चलिए ये लड़का एग्जाम्पल समझ गया, वो बहुत अच्छे बेटा। नोट लिखिए, नोट के तौर पे कैसे समझा जाए। मान लीजिए एक बंदा अपॉइंट हुआ 1/1/2000, है ना, 16 को, एक बंदा अपॉइंट हुआ 1/1/2016 को MD के लिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बहुत अच्छे बेटे। सर इंटर में लॉ नोट्स मिलेगा? इंटर में लॉ नोट्स मिलेगा, नीलंजन चौधरी, अच्छा जी। सर CA फाइनल के पेन ड्राइव आती है आपकी लॉ की? असद भाई हाँ, कल आप बड़ी जुड़े हुए थे, है ना, पेन ड्राइव नहीं है, ऐप है, आप मेरे को क्लास के बाद बात करिए ना, मैं बता दूंगा, है ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पेन ड्राइव मिल जाएगी आपको लाइव के अलावे, है ना। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, हाँ भाई असद हमारे बड़े प्यारे बच्चे हैं। अच्छा नीलांजन जी, है ना, अब बताइए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट समझने की कोशिश करिएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब किस दिन को अपॉइंट हुआ है, ठीक है जी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और ये टेन्योर आपको पता ही है, मैक्स 5 years का है, तो इसका 5 साल कब पूरा होगा? लड़का पूरी वाला एग्जाम्पल तो समझ गया है। अब ये बताइए, तो कंप्लीशन या एक्सपायरी, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टर्म, मान लीजिए पहली बार ही अपॉइंट हुआ है, ओरिजिनली अपॉइंट हुआ फर्स्ट टर्म। सर
इधर देखिए, मैं आपके तो इतने स्मार्ट नहीं हूँ। 16, 17, 18, 19 और 20, ये जानते हैं कब तक पोस्ट होल्ड करेगा? 31, 12, 20 तक। हाँ हाँ, अरे बाबा तुम 1, 1, 2 और 21 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने लिखा 31, 12, 2020। अब ये क्या है देखो बेटा, ये 5 साल है, 1, 2, 3, 4, ये 5वां है, ये 5th ईयर है, आपका 5वां साल खत्म हो रहा है। तो इस वाले टेन्योर में आपको रीअपॉइंट किया जा सकता है। इससे पहले रीअपॉइंटमेंट की बात करोगे तो पूरी बांटने वाला थप्पड़ मार देगा, है ना। ये बेटा बड़ी बात है। असद भाई पहले तो समझिए ना, बाद में बात करेंगे पेन ड्राइव की। तो सबसे पहले ये भी एक नया टॉपिक है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंट करने की बात है, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट इफेक्टिव कब से होगा? सपोज 4 साल 6 महीने बाद रीअपॉइंटमेंट हो गया 5 साल के लिए, तो क्या 4 साल 6 महीने के बाद से 5 साल? नहीं, अरे बाबा तुम्हारे घर में माताजी जो है पापा को कब परेशान करना शुरू कर देती है? जब चावल पूरा खत्म हो जाता है तब। उनको पता है पापा को 5 दिन कहोगे तब जाकर वो चावल लाते हैं। तो जैसे मान ली पापा एक ही बार में 20 किलो का कट्टा ला के रख दिए, अब लास्ट चावल चल रहा है, मतलब 4-5 केजी भी है। अब माताजी रोज पापा को फोन कर करके या परेशान करेगी, चावल ला दो। उनको पता है माताजी को कि ये जो आदमी है ना, इसको 20 बार कहो तब लाएगा, नहीं तो बेटा फिर पड़ोसी से मांगना होगा। सर माताजी बहुत अच्छी मैनेजमेंट करती है हमारे घरों में, है ना बेटा। आपकी वाइफ करेगी कि नहीं, लेकिन माता सबकी एक ही जैसा मैनेजमेंट करती है और आप सभी सहमत भी होंगे, है कि नहीं दोस्तों। खैर दोस्तों, अब मैनेजमेंट आप अपने से करिए। तीसरा, खुशनसीबी हम सबका। सर इफ देयर इज ओनली एनी लॉ बुक विथ क्वेश्चन आंसर आई विल परचेज। अच्छा जी, तो बेटा थोड़ा बाद में बात करिए ना, ये बच्चे हमारे फाइनल वाले हैं, है ना। तीसरा देखिए, आप टॉपर्स के ऐप पे चले जाइएगा ना, वहाँ पे मिलेगा आपको सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन। साहब ना आज मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था, है ना। एक आपको मैं बेयर एक्ट से एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, बेयर एक्ट से, लॉ की ओरिजिनल बुक से। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MD, WTD और मैनेजर। साहब एक तो मैंने आपको डायरेक्टर वाला पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो अगर हम बात करें कि डायरेक्टर्स कब डिस्क्वालीफाइड होता है, तो डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन का लिख लीजिए ना सर। डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन कई रफ में लिख लीजिए, अंडर सेक्शन 164 है और ये जो है 196 है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MD, WTD और मैनेजर 196 का सब सेक्शन 3। 196 के सब सेक्शन 3 में 4 तरह के डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। 4 तरह के डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। आप एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, और आप इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर अप्लीकेबल हो रही है, तो आप नहीं बन सकते, है ना। आप नहीं बन सकते किसी भी कंपनी में MD, WTD और मैनेजर। तो धीरे धीरे पत्ता खुल रहा है बेटा, धीरे धीरे पत्ता खुल रहा है कि MD कौन बन सकता है। आइए दोस्तों, तो ये अपन लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MD, WTD एंड मैनेजर, सेक्शन 196 सब सेक्शन 3। तो इसमें मैं आपको सिंपली यही कहना चाहता हूं कि ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ साथ जो शेड्यूल 5 नहीं है बेटा, शेड्यूल 5 का सब पार्ट 1 वो कहता है कि इवन 196 की आप कंडीशन पूरा कर दीजिए, है ना, फिर भी आप MD नहीं बन सकते जब तक आपकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ना करे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना है तो कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं या एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, या क्यों कह लीजिए एडिशनल भी डिस्क्वालिफिकेशन। यानी डिस्क्वालिफिकेशन आपका 2 तरह का हो गया, रफली समझिए। एक तो सेक्शन 196 सब सेक्शन 3 के अनुसार प्लस शेड्यूल 5 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार, उसमें भी बेटा मैं देख पा रहा हूँ 5 है ना डिस्क्वालिफिकेशन, उनसे 1 कट गया है, तो 4 वहाँ भी है। टोटल देखा जाए तो 8 डिस्क्वालिफिकेशन है। थोड़ा सा हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। मैं आपके स्टडी मटेरियल दिखाना चाह रहा था साहब, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, नहीं अच्छा लगे तो बुरा लगता है कि हमने मेहनत किया और हमारे भाई बहनों ने उसको समझा नहीं। ये तो कोई भी बना सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। आइए ना सर यहाँ देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट। एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपका बुक कितना अच्छा है,
कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की, और ये तीनों पोस्ट होल्ड करने वाला बंदा अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है तो पहले तो ये चेक करो कि 164 में वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। ये बकवास किया है, ये बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया। जब हमने 164 पढ़ाया नहीं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा ना, हमारा थर्ड चैप्टर होगा, आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा डायरेक्टर का। खैर सर सिंपली कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हो। बोला जी सर। तो पहले जाकर ये चेक करो कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो बंदा है वो डायरेक्टर बना है, तो पहले तो डायरेक्टर्स वाले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ये देखो बेटा, एज पर सेक्शन 196(3) नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, है ना बेटा, हु इज बिलो द एज ऑफ 21 साल और हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 साल, है ना बेटा। जो 21 साल से कम है ना, 21 साल से कम एज का है, बच्चा है ना, आप जैसा नौजवान होना चाहिए, है ना मेरे देश के जवान और जवानियों, आप जैसा नौजवान बंदा एमडी बने। ऐसे तो डायरेक्टर बनने के लिए 18 साल का एज काफी है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर बनने के लिए बंदे का एज 21 साल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, डोंट कंफ्यूज विथ डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन सर ने पढ़ाया नहीं, माइनर कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, डीन उसी को मिलता है जो मेजर है, डीन कुछ होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने आपको शेयर नहीं किया। आप सिंपली समझिए, पहले हम लोग नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। 196 सबसेक्शन 3 में क्वालिफिकेशन तो नहीं दिया गया है, उल्टा ये कहा गया है कि ये 4 जने हैं, ये 4 तरह की नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आप इनसे बच गए तो आप क्वालिफाइड हैं। पहला आपकी एज, पहला क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन एज से रिलेटेड है कि आपकी एज 21 से कम नहीं, ना 21 से कम, ना 70 से ज्यादा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए भाई साहब, रतन टाटा जी, सर आपको पता है रतन टाटा जी की एज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 70 साल से ज्यादा है, और कंपनी के लोग चाहते हैं कि रतन टाटा जी का लीडरशिप गाइडेंस हमें मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। लेकिन ये तो मेरा जनरल चीजें लिख दिया ना आपने, 70 साल। सर 70 साल का बुढ़ा भी अमिताभ बच्चन साहब जैसा डायनेमिक हो सकता है, बुरा मत मानिएगा। हम और आप, है ना, एक छोटी सी समस्या आती है और मैं अपने लिए कह रहा हूं बेटा, पजल्ड हो जाते हैं। सर ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो 70-80 साल के एज में भी झंडे गाड़ रहे हैं और 21 साल के नौजवान को पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो सर हमें एक बात को रिस्पेक्ट देना है। सर हमारा देश ऐसा ही है बेटा। ये देखिए, देयर इज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ पर्सन अबव 70। वो MDH का जो अंकल नहीं है, अरे थोड़ा बहुत हंसते हो तो मजाक आता है, MDH वाले अंकल याद है? सब आपकी कृपा है, याद करिए। MDH वाले बूढ़े, है ना, असली मसाले सच सच, है ना, ऐसे एक बूढ़े अंकल नहीं आते हो, जैन साहब या अग्रवाल साहब कोई हैं या जो भी हैं, वो एक हैं भाई साहब, वो MDH मसाले वाले जो बूढ़े अंकल हैं, वो बिल्कुल पगड़ी उगड़ी पहन के आते हैं। सर वो है ना बेटा, सर वो भी है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, सर वो भी इस चीज का ध्यान रखते हैं। जी बेटा असद भाई, है ना, पहले एक बार पढ़ लीजिए असद साहब, है ना। ओके बेटा, अपना नंबर दीजिए, बिल्कुल आपका नंबर दिया जाएगा। देयर इज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ पर्सन अबव द एज ऑफ 70 साल अकॉर्डिंगली वेयर ए पर्सन हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 years he may still be appointed to such office if a special resolution is passed in this respect. Okay, in such a case the explanatory statement, अब स्पेशल रिजन क्या होता है, आप जैसे बच्चों को नहीं आएगा तो किसको आएगा। और ये स्पेशल बिजनेस है, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना इज ए स्पेशल बिजनेस, और आपको पता है स्पेशल बिजनेस के साथ आपको लगाना पड़ता है एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट। तो उस एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा MDH की देगी मिर्च। हाँ, ये लड़का पवन बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, इसको राजीव सर के एग्जाम्पल छा रहे हैं इसके दिमाग में, बहुत अच्छा लगा। हाँ, MDH का देगी मिर्च और बहुत सारे वो अंकल आते हैं ना, असली मसाले सच सच MDH। अब वो 70 साल नहीं, मान लीजिए 80 साल के हैं, और उनका जो कंपनी है ना MDH, है ना, स्पाइसेस लिमिटेड, उसके लोग बड़े उनसे प्यार करते हैं। अब लॉ में कह तो दिया 70 साल से बुजुर्ग आदमी को नहीं रखना है, उनको भजन कीर्तन करना चाहिए ना। भजन कीर्तन मैं क्यों करूंगा, मैं तो बिजनेस को और बढ़ाऊंगा। तो सर अगर 70 साल से बच्चे कहते हैं, सर सुनना, एक जवाब देना, बच्चे कहते हैं 70 साल से ज्यादा एज है तो SR पास होगा, और 70 साल से कम एज है तब, 21 साल से कम एज है तब क्या होगा, हो ही नहीं सकता। 21 साल से कम एज वाले बंदे को MD नहीं रख सकते, क्योंकि लॉ में, है ना, उसको रिलैक्स करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो समझिए, 21 साल से कम एज का कोई बंदा है, डायरेक्टर है, तो उसको बेटा ये नहीं कि अब एग्जाम में क्वेश्चन फंसा देगा कि राम
राम लिमिटेड में 19 साल का डायरेक्टर है और बीओडी राम को राम लिमिटेड का एमडी बनाना चाहती है। उन्होंने सुना है कि एज को रिलैक्स किया जा सकता है। भाई अपर एज को रिलैक्स करना है, लोअर को नहीं, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये देखिए गवर्नमेंट कंपनियों, आप तो बेटा पूरा ना आपका बुक आईसीआई वाली जो बुक है इन्होंने पूरा का पूरा भर दिया है मेरे भाई, इतना परेशान करते हैं। अब कह रहा है कि एज वाली जो कंडीशन है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट कंपनी में इवन एज 70 साल से ज्यादा भी है ना, एज 70 साल से ज्यादा भी है तो भी आपको गवर्नमेंट कंपनियों में एसआर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए बस वहीं सब कुछ कंडीशंस होगी। फर्दर वेयर नो सच स्पेशलाइजेशन इन पास्ट बट वोट कास्ट इन, अच्छा वाओ, कह रहा है कि जैसे गवर्नमेंट कंपनी उसने भी कोशिश किया एक 75 साल के नौजवान को एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर का पोस्ट देने का, लेकिन उस गवर्नमेंट कंपनी में एसआर पास किसी कारण से नहीं हो पाया। लेकिन जो वोट कास्टेड अगेंस्ट द मोशन और जो वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ द मोशन मींस प्रोपोजल, है ना, एक्सीड करता है, मतलब ओआर पास हुआ, एसआर नहीं पास हुआ, बताइए दोस्तों, है ना बेटा, तो भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। एंड सीजी इज सेटिस्फाइड that an application made by the board that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of person who has attained the age of 70 years may be made। यानी सबसे पहली बात है ना, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन है, 21 से कम नहीं, 70 से ज्यादा नहीं। अब दूसरा पॉइंट समझिए, 70 से ज्यादा है तो एसआर पास करके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन डालकर उस बुजुर्ग आदमी को 70 साल के नौजवान को हम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखिए उसी में कि गवर्नमेंट कंपनी में अगर हम 75 साल या 70 साल से ऊपर के आदमी को एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर रखना चाहते हैं और कंपनी वाज नॉट एबल टू पास एसआर, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर पाई बेटा, ओआर पास कर पाई, ओआर समझते हैं ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर पाई, तो उसके लिए बेटा इस समझने की जरूरत है वो केवल ओआर पास कर पाई है। सर ध्यान दीजिएगा, वो केवल ओआर पास कर पाई है। और लेकिन फिर क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट की कंपनी ने बोलते हैं राजा का चिड़िया और राजा का ही खेत है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल से इसने ओआर पास किया है, चल हम इसको अलाउ कर देते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेटिस्फाइड है तो बिना एसआर का भी 70 साल के बंदे को, अब सर ये सब पंगा देता है हम लोग को, पहले नहीं था इतना पंगा सर, बुरा मत मानिएगा, हम लोग भी पढ़ाई किए थे, हमारे सर 1 मिनट में चारों पॉइंट समझा देते थे और राजीव सर 4 मिनट में 1 पॉइंट नहीं समझा पाते सर, क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है सर। पहले सीधा टीचर बोलता भैया एज देख लेना, दिवालिया देख लेना, बोला और सर ये देख लेना कि कहीं पनिशमेंट ना हो, 4 नेगेटिव बातें हैं इनसे छोड़ दो और बाकी अदर कंडीशन फुलफिल कर दो, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। खैर सर आइए, इन अदर वर्ड्स अप्रूवल ऑफ सीजी रिक्वायर्ड इफ एसआर कुड नॉट बी पास्ड, मतलब वही बात है बेटा, एसआर का विकल्प है सर, सभी भाई बहन फॉर्मूला लिख के दिखाइए, सीजी अप्रूवल प्लस ओआर, मजा आ गया भाई, एसआर का विकल्प है सीजी का अप्रूवल प्लस ओआर। आपने एक छोटी सी बात को समझा साहब, इतना नहीं पढ़ोगे तो फाइनल के क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, है ना, प्लीज बताइए सभी भाई बहनें। अब चूंकि मैंने टॉपिक खोल ही दिया है तो एक बार मैं सारा फटाफट, चूंकि बार बार टॉपिक खोलने में दिक्कत होती है मुझे, तो एक बार अब फ्लो बना है सर, कम से कम मेरे भाई बहन खुश होकर मेरे को बता तो सकते हैं। 196 के सब सेक्शन 3 में 4 डिस्क्वालिफिकेशन है। पहला एज का है, एज 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अगर 70 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान को आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनाना चाहते हैं तो एसआर पास करना होगा। गवर्नमेंट कंपनी को रिलैक्स कर दिया गया कि अगर एसआर नहीं भी पास हुआ तो आपका कम से कम ओआर पास हो जाए। ओआर मीन्स जैसे कि 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी में, एक एग्जांपल है 100 मेंबर्स है गवर्नमेंट कंपनी में और 100 में से 51 मेंबर ने फेवर में वोट दे दिया कि हाँ जी 75 साल के नौजवान को अपॉइंट कर लो और 25 ने नेगेटिव बोला, तब बीओडी फैसला तो हुआ नहीं, अब बीओडी नाराज हो गई, बीओडी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर दी, हेलो सर ये हमारे कुछ मेंबर्स ना हमें बूढ़े आदमी को अपॉइंट नहीं करने दे रहे हैं, आप क्या चाहते हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सबसे बेनिफिशियल है, इस आदमी का लीडरशिप चाहिए हमारी कंपनी को, सर ये सीनियर लेवल मैनेजमेंट है सर, तो सीनियर लेवल मैनेजमेंट में तो एज की मैच्योरिटी दिखनी ही चाहिए सर, बच्चे को हम एमडी नहीं बना सकते। दूसरा सेकेंड पॉइंट बेटा, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज एनी टाइम मतलब पास्ट में, सर एक बार आप इंसॉल्वेंट हुए है
है ना, एक बार एट एनी टाइम एडजर्ज इंसॉल्वेंट। राजीव सिंह इतने अच्छे इंसान हैं, है ना, मैं 2005 में दिवालिया हो गया था, एक बार हुआ था, नहीं अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस मैनेज कर लेता हूँ। मैं बेटा एडजर्ज इंसॉल्वेंट, मेरे को 2005 में दिवालिया हुआ था और 2005 में दिवालियापन में कुछ प्रोसेस होती है बेटा। मेरे एसेट्स को बेचने में 6 महीने का समय लगा था, लाइबिलिटीज को पे करने में 6 महीने का समय लगा था। अब मान लीजिए कि 2005 में और मान लीजिए 2005 जून तक मैं दिवालिया रहा, है ना, और जब तक सारे एसेट्स को बेच नहीं दिए जाते हैं तब तक आपको कहा जाता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। जैसे इंसॉल्वेंसी का बेटा स्टेप होता है, जैसे पहला यू जस्ट अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी कि हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। दूसरा क्या हो सकता है कि जब आप अप्लाई करते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए तो उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट आपका इंक्वायरी एसेट सोर्सेज का लिस्ट बनाता है और जब तक मतलब डिक्लेयर कर देती है, पहले सॉरी बेटा पहले अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा इंसॉल्वेंट, फिर उसके बाद आप कोर्ट आपके एसेट्स का लिस्ट बनवाएगी लिक्विडेटर से या रिसीवर से या ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर से और एसेट्स को बेचेगी। जब तक पूरा बिक ना जाए तब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। अनडिस्चार्ज मीन्स आप दिवालिया तो हैं लेकिन अभी आप दिवालियापन के दाग से फ्री नहीं हुए, है ना, अभी आपकी इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है। साहब आप जब खुद अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ऐसे दिवालिया और ऐसे घटिया बंदे को अगर हम कंपनी में लीडरशिप पोस्ट दे दें, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर वाला पोस्ट दे दे तो हमारी कंपनी का भी वही हाल होगा जो 2005 में राजीव सिंह ने अपने साथ किया था। अगर राजीव सिंह को सर एक बार दाग लग गई, खुश होकर बोलिए ना, एक बार दाग लग गई दिवालियापन की, है ना, तो इस जन्म में नहीं बन सकते एमडी, नहीं बन सकते डब्ल्यूटीडी, नहीं बन सकते डब्ल्यूटीडी और एमजीआर। सर दाग बहुत किसी भी, है ना, कहते हैं ना डिटर्जेंट से धो लो, नहीं धुलने वाला है। तीसरा, हैज एनी टाइम, वाओ, हैज एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ हिज क्रेडिटर्स। आपने अपने क्रेडिटर्स का, है ना, कभी भी, है ना, वर्तमान में या हैज एनी टाइम, वाओ, पास्ट में आपने अपने क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया है। कंपोजिशन का मतलब कंप्रोमाइज होता है सर। जैसे मैंने बेटा, है ना, निरंजन चौधरी से, असद सैफी से, मान लीजिए सैफी भाई से हमने 1000 रुपया उधार लिया था, है ना, मैं राजीव सिंह 1000 रुपया मात्र, फिर 2 दिन के लिए लिया था, 2 दिन बाद ये आ गए मांगने, 2 महीने के लिए लिया था, 2 महीने बाद पैसे मांगने आए, मैं रोने लगा। मैंने कहा सर नहीं हो पा रहा है 1000 रुपया, सर मेरे पास 600 हो पाया है, सर ये 600 ले लो और मेरे को माफ़ कर दो। कोर्ट में जाना चले जाओ। मैं, है ना, मैं एकदम बेटा रुआंसू हो गया, इमोशनल हो गया और इन्होंने, असद ने या इस बच्चे ने कहा जाओ सर, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जी लो अपनी ज़िंदगी, रो मत। लड़का अब सोचा कि यार ये आदमी इतना ही दे दिया बहुत है, क्योंकि जो इसकी हालात हैं ये भी देने की स्थिति में ये नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, समझते हैं ना, कंपनी में को कुछ तरह का है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और चौथा पॉइंट है ना, आपको किसी भी समय हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, है ना, आपको किसी अपराध के लिए, किसी भी तरह के अपराध के, जैसे मैंने पिक पॉकेटिंग किया, चोरी किया, है ना, मैंने अपने पड़ोसी को थप्पड़ मार दिया गुस्से में, या पड़ोसी के कुत्ते को गोली मार दिया क्योंकि वो मेरे पे भौंका था एक दिन देखकर मुझे। अब एक बात कर रहा हूँ, और मेरे को 6 महीने से ज़्यादा के लिए, है ना बेटा, 6 महीने से ज़्यादा के लिए, है ना बेटा, 6 महीने से ज़्यादा के लिए, है ना बेटा, इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो बेटा कन्विक्टेड मीन्स फाउंड गिल्टी। ध्यान दीजिएगा, एक हुआ मेरे पे केस चल रहा है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कन्विक्टेड का मतलब केस का रिजल्ट आ गया है, फाउंड गिल्टी। तो ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको समझ में आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और 5वां एक और है कि एडिशनल कंडीशंस भी हो सकते हैं, मतलब ये तो 4 डिस्क्वालिफिकेशन है ही, या कहिए कि ये कंडीशंस है एलिजिबिलिटी के लिए, आप इन 4 से बच के निकलिएगा तब होगा। और 5वां कह रहा है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 of the Companies Act has prescribed additional eligibility condition for appointment as a MD WTD। यानी लॉ में तो 4 दिया था और जो 5वां है उसके हम भीतर चलते हैं तो उसमें भी 4 पॉइंट और निकल के आएंगे, 4 पॉइंट और। टोटल अगर हम 5वें को देखें तो 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो शुरू के 4 और 4 आगे के टोटल 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। रोइए मत सर, ये सब तो होता रहता है। पवन गुप्ता, अरे बाजार मैं तो मजाक में बोला, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे, है ना, अब ये देखिए, ओह
अच्छा, कह रहा है आपका बुक कितना अच्छा है। हेडिंग ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 रीड एज, हेडिंग समझा रहा है, बच्चे को समझा रहा है अपने। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडीओ मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीजी। वाओ, यानी ये जो एडिशनल कंडीशन है बेटा एक अल्टरनेटिव है, यानी इसका मतलब है एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए सीजी की परमिशन चाहिए। और अगर आप सीजी ने कहा यार हमारे पास मत आओ, हर बार मुंह उठा के आ जाते हो, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस है, या तो हमारे पास आ जाओ, कंडीशन पूरा नहीं करोगे तो आप सीजी से पूछना होगा, पूछ के ही अपॉइंटमेंट हो सकता है एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर का। या अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बेटा अगर एक कंडीशंस है, नीचे भी देख रहे हैं, नीचे 4 कंडीशंस हैं और मस्त पॉइंट। आपका बुक इतना अच्छा मुझे लगता है सर, इससे अच्छा दुनिया का कोई बुक नहीं है। ये देखिए सर, पूरी नॉलेज दे रहा है। He had not been sentenced for imprisonment for any period। अगर आप देखें तो 176(3) में 6 महीने से ज्यादा था। एनी ऑफेंस, यहां पे इकोनॉमिक ऑफेंस लिखवाऊंगा, है ना, ऑफेंस अंडर 19 एज। ओहो, 19 एक्ट हैं, 19 कोई अलग अलग एक्ट हैं, जैसे स्टाम्प एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फेमा, समझने के लिए। अगर जैसे कोई बंदा स्टाम्प एक्ट एक इकोनॉमिक एक्ट है ना, स्टाम्प एक्ट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समझिए बेटे असद भाई, पवन जी, है ना, स्टाम्प एक्ट एक इकोनॉमिक एक्ट है ना बेटा। राखी आज जुड़ी नहीं क्या बेटे, स्टाम्प एक्ट फेमा में अगर आप डिसक्वालीफाइड, अगर आपको फेमा में एक दिन के लिए भी एनी पीरियड, मतलब एक दिन भी फेमा में आप जेल रह कर आए हैं, तो सर आपके पास कोई प्रॉब्लम, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे आदमी को जो जेल जाकर आया है ना, 2 महीने 4 महीने जेल में रह के आया है, इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, और उस आदमी को तुम अपॉइंट करना चाहते हो एमडी। सरकार जानना चाहती है क्या बात है भाई, उसमें क्या खूबी है कि वो जेल से आए हुए बंदे को तुम है ना रखना चाहते हो। जरा सरकार जानना चाहती है, खूबी तो बताओ इस बंदे में कि ये जेल जाने के अनुभव रखता है, या है ना बेटा, या और फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपीज। सर थोड़ा सा दिल से, इतना भोला आदमी है कि इसके ऊपर जो 19 ऑफेंस इकोनॉमिक एक्ट्स हैं उसमें ना तो बेचारा एक दिन का, है ना तो एक दिन जेल गया है, और ना ही इसके ऊपर 1 रुपये का भी फाइन लगा है। सर अगर 1 रुपये का लगा है तो चलेगा, 1000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगा है। अच्छा एक चीज बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राजीव सिंह डायरेक्टर ऑफ, है ना, राम लिमिटेड में राजीव सिंह डायरेक्टर है। मेरे लिए राजीव सिंह, है ना, वाज पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 डेज अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। राजीव सिंह को इनकम टैक्स एक्ट में, सेबी एक्ट में, फेमा एक्ट में 10 दिन का जेल हुआ है। क्या राजीव सिंह आगे फ्यूचर में बेटा क्या किसी भी कंपनी में, है ना, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर का रोल संभाल सकता है? जवाब होगा नहीं सर, नहीं संभाल सकता। तो समझने की जरूरत है, अगर आपको समझ में आई तो। अब ये 19 एक्ट कौन से हैं सर, अभी आप इतना मत याद करो, आप सिंपली समझो इकोनॉमिक ऑफेंस। अगर आप असद भाई इकोनॉमिक ऑफेंस किए हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब आर्थिक कोई अपराध किए हैं और उसमें आपके ऊपर पेनाल्टी लगी है 1000 से ज्यादा, है ना, तो यहाँ पे लिखा है नॉट ना, मतलब 1000 से ज्यादा लग गई है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, या आपको जेल हुआ है तो डिस्क्वालीफाइड होंगे। ऊपर के 4 डिस्क्वालिफिकेशन अलग थे, ये अलग है, ये बेटा शेड्यूल 5 के अनुसार है, बट इसमें बचने के उपाय हैं। अगर आप जेल गए हुए व्यक्ति को भी रखना चाहते हैं तो सीजी से अप्रूवल लेना होगा। दूसरा, अब 19 एक्ट कौन से अभी बता देता हूं, आइए पहले वहीं देख लेते हैं, बाद में बेटा मजा नहीं आता ना। 19 एक्ट कौन कौन से हैं? जी साहब सॉरी, ये चल जा भाई, क्या बात है, अभी सब लिखवा के दूंगा सर। पहले इसमें 5 होता था, अब 5 के बदले 4 कर दिया इन्होंने। दूसरा है ही हैज नॉट बीन डिटेन्ड। डिटेन्ड और अरेस्ट में थोड़ा अंतर है सर। डिटेन्ड और अरेस्ट में क्या अंतर है? डिटेन का मतलब हुआ इवन आपके घर वालों को नहीं बताया जाएगा कि आपको कहाँ रखा गया है। डिटेन और अरेस्ट में अंतर है। डिटेन जो अंकुश भाई होता है, डिटेन जो शब्द है वो तब यूज होता है मेरे बच्चा, डिटेन जो शब्द है वो तब यूज होता है जब आपने कोई सीरियस क्राइम किया है, सीरियस क्राइम किया है। जैसे एक कॉफी पोसा नाम का एक्ट हुआ करता था मतलब है भी। अच्छा ये बताइए, राजीव सिंह को, है ना, मेरे को सिंपल पड़ोसी की लड़ाई में अरेस्ट किया गया तो उसको अरेस्ट बोलते हैं, जेल में डाला गया। लेकिन मैं ना स्पाई हूँ,
है ना, मैं देश विरोधी काम में लगा हूं तो मेरे को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, मेरे को डिटेन किया जाएगा। डिटेन मतलब रोकना भी होता है, डिटेन मतलब रोकना। डिटेंशन में आपको जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना वो भी नहीं उपलब्ध है। अरेस्ट हुआ तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, डिटेंशन में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सीरियस है डिटेंशन, बुरा मत मानिएगा। डिटेन मतलब नजरबंद। ये जैसे वो अमर अब्दुल्ला साहब या जम्मू कश्मीर में कभी कभी नेताओं को अरेस्ट नहीं, डिटेन कर दिया जाता है, उनको उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, तो ये अलग चीज है। ही हैड नॉट बीन डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। अब ये देखिए, अगर बेटा मैं 19 एक्ट बता रहा था तो पहले एक बार तो फिर से आ जाइए। पहला हुआ, एक दिन के लिए भी इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ है। 19 इकोनॉमिक एक्ट में एक नया एक्ट याद करिए, जैसे फेमामा है ना, हाँ नजरबंद। नजरबंद तो अलग चीज हो गई बेटा, बिल्कुल। नजरबंद जनरली सीरियस ऑफेंस में होता है ना, इवन आपके घर वालों को नहीं मिलने दिया जाएगा। दुनिया जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टेररिस्ट टाइप का होता है, उसको अरेस्ट नहीं, उसको डिटेन कर लिया जाता है ना। न्यूज वाले आगे सर उसको मिलवाइए ना, बोले इधर आ इधर आ। देश की सुरक्षा का सवाल है और तुमको न्यूज एंकरिंग करना है, शर्म नहीं आती तुम्हें? खैर सर, पुराने समय में फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व बढ़ाने के लिए एक एक्ट हुआ करता था। ऐसे तो आजकल बढ़िया एक्ट बन गया है फेमा। तो फेमा जो है बेटा 19 एक्ट्स में से है। ये कंजर्वेशन, आपने टाडा का नाम सुना? मैं टाडा का फुल फॉर्म भूल गया, पोटा आप लोग नहीं जानते होंगे। प्रिवेंशन ऑफ कुछ होता था, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, पोटा। ये अगर आप अपने कुछ देश विरोधी काम करते थे तो ये सब एक्ट हुआ करते थे। ये सब काफ़ी सीरियस एक्ट है। अगर आपको पोटा और टाडा में अरेस्ट कर लिया गया तो लोग बोलते हैं सड़ जाएगा। सड़ जाएगा मतलब उसको कोर्ट में भी जाने नहीं दिया जाता है ना। भारत सरकार के पास पावर था। खैर, however, where CG has given its approval to the appointment of person convicted or detained under para 1 or 2, as the case may be, no further approval of CG shall be necessary for subsequent। ये तो बकवास कर रहा है, कह रहा है राजीव सिंह को कॉफी पोसा सर थोड़ा याद कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, कोई एक्ट है, उसमें राजीव सिंह को डिटेन किया गया था 10 दिन के लिए। लेकिन राजीव सिंह भी मानने वाला कहाँ था? राजीव सिंह मतलब मैं अप्लाई किया सीजी को, हेलो सर, भले मैं डिटेन हुआ था लेकिन सर आप मेरे को अलाउ कर दीजिए। तो अब एक बार उन्होंने अलाउ कर दिया, मैं आगे कभी डिटेन नहीं हुआ। अब मेरे को कंपनी रीअपॉइंट करना चाहती है, जरा जवाब दीजिएगा। उस डिटेन्ड आदमी को हम रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या हर बार सीजी से पूछना होगा या पहली बार पूछना होगा? डिटेंशन के बाद पूछना होगा। जब पहली बार आप अपॉइंट होते, उसके बाद मैं एक बार अपॉइंट हो गया तो क्या मैं रीअपॉइंट होना चाहता हूं दोबारा से? मैं रीअपॉइंट तो हो ही सकता हूं। तो क्या मैं अब आगे से फ्यूचर में जितनी बार रीअपॉइंट होऊंगा उतनी बार सीजी को कहूंगा हेलो सर, वो मैं टाडा में या कॉफी पोसा में डिटेन हुआ था, या जो 19 इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं उसमें मेरे ऊपर 1000 से ज़्यादा की पेनल्टी या एक से ज़्यादा दिन के लिए मेरे को अरेस्ट किया गया था, इम्प्रिजन में भेजा गया था। प्लीज़ बताइए सभी भाई बहन, बताइए क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट का मतलब? सर यही इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है सिलेबस में। सर पहले इतना नहीं हुआ करता था, पहले टीचर एकदम धाए 4 और 4 8 बता देता था, पहले 9 होते थे, है ना, एक डिलीट हुआ है। तीसरा बताइए, लास्ट है बेटा, ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 20 ईयर्स, वाओ, एंड हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा 21 साल का एज पूरा, है ना, कर लिया है ना बेटा, और कितने साल का एज नहीं पूरा किया, 70 साल का, मतलब वही बात है, 21 से 70 साल के बीच वाले बंदा एलिजिबल है ना बेटा। आगे देखिए, अगर हाउएवर वेयर ही इज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स and where his appointment is approved by SR passed by the company in general meeting, no further approval। ये ऐसा पॉइंट है जो आपका 196 3 वाले पॉइंट का, यानी टोटल देखा जाए तो भले 2 अलग अलग जगहों पे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, बट एक कॉमन है जो आपने एज वाला समझना है। एज वाला बिल्कुल कॉमन है। अगर बेटा 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी 21 साल पूरे होने चाहिए, और 70 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। 70 साल पूरे नहीं होने चाहिए। 70 साल जैसे ही पूरे होंगे आप 71 पूरे हो जाएंगे। लास्ट बताइए, मज़ा आ जाए तो एक बार बेटा, है ना, एक फुलेरा बता कर भेज दीजिएगा। फुलेरा बोले तो फीडबैक, है ना, यहाँ पे बताइए। लास्ट, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। वाह, ये सब नहीं था सर, लेकिन बड़ा दिक्कत होता होगा रेसिडेंट इन इंडिया में। बताइए दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
एक कंपनी है, भारत में रजिस्टर्ड है, इंडियन आरओसी में रजिस्टर्ड है। नाम क्या है इसका? मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब जो सुजुकी है, सुजुकी ये जापानीज ब्रांड होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब इसका जो सिंगजू नाम का बंदा है, सिंगजू नाम कितना अच्छा लगता है मान लो सिंगजू तो फॉरेनर है ना, वो कभी भारत आया ही नहीं, और हम उसको MSI का, मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का MD WTD अपॉइंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ में ही इज क्या लिखा आपने? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्लैरिफाइज दैट। यस बेटा प्रद्युमन ध्यानी जी, है ना। अब रेसिडेंट किसे कहें? अगर आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं, पढ़े ही होंगे इंटर में, फाइनल में ऐसे तो पहुंचे नहीं, तो आपने क्या कहा कि भाई उसका कम से कम कितने साल पूरा 182 डेज यहाँ रहना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है सर, इसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि रेसिडेंट किसे कहते हैं। रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शेड्यूल 5। MD WTD मैनेजर के लिए रेसिडेंट की बात है सर। रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ्स। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, नॉट लेस देन 12 मंथ्स। अब एक चीज बताइए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द preceding the date of his appointment as MD मैनेजर पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया। इवन जो बंदा भारत में जॉब करने आया उसको भी रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, या कोई बिजनेस वैकेशन करने आया, प्रोफेशन, लेकिन टूरिस्ट के रूप में आया है, टूरिस्ट के रूप में आया और 1 साल से रह रहा है भारत में, तो उसको रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहेंगे। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब हुआ कि बेटा, है ना बेटा, भारत में आया है, पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा है, और वो बेटा भारत में सिर्फ 2 ही काम के लिए आया है, या तो भारत में जॉब करने आया है ना। जो सिंगजू है वो अब इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा समय से। अब सिंगजू को मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, है ना, इवन वो अब तो PRI हो गया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, एक्सप्लेनेशन टू क्लैरिफाइज दैट कंडीशन अबव, जो ACZ होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने तो टैक्स में पढ़ा होगा, DTA। जैसे ये मान लीजिए, है ना, कोई कंट्री है, इंडिया ही है मान लीजिए, तो कुछ पार्ट को हमने DTA घोषित कर दिया, याद करिए, और कुछ पार्ट को ACZ में ऐसे भी इंडियन लॉ अप्लाई नहीं होते, है ना बेटा। मजा आ गया हो तो बताइए, आगे देखते हैं। आगे और बहुत कुछ लिखता है यार, बहुत कुछ लिखता है सर। अब वो जमाना नहीं रहा कि लॉ आसान रहे, एक एक चीज पे इन्होंने मेहनत किया है, बहुत बड़ी चीज है बेटा। However, a person being an NRI shall enter India only after obtaining a proper employment visa from concerned Indian mission abroad. Wow! इंडिया जैसे कोई जापान से भारत में आ रहा है ना, तो उसको बीइंग ए नॉन रेसिडेंट इंडियन कोई आ रहा है भारत से, मतलब सिंगजू तो नॉन रेसिडेंट था ना, भारत कभी आया नहीं था, तो ये कह रहा है इसको एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना होगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना होगा, और आके नहीं लेना होगा, वीजा उन्होंने अराइवल नहीं है, आपको ये वीजा वहीं से मिलेगी, जापान के हैं आप, तो हमारी एम्बेसी जापान, हमारी इंडियन एम्बेसी जापान में भी है, आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। फॉर दिस पर्सन सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश, और एम्प्लॉयमेंट वीजा का जो आवेदन देंगे तो आपको बोलना होगा कि जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे इंडिया में जाकर, उस कंपनी का प्रोफाइल बताइए, उसका मेन एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कौन होगा। जैसे मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई ACZ में नहीं है, मान लीजिए नॉर्मल एरिया में ACZ में नहीं है, बट नॉर्मल एरिया में काम करती है, ACZ नहीं है, वो ACZ में ऑपरेट नहीं करती है। और लास्ट है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच पर्सन्स अपॉइंटमेंट, ये छोटा छोटा पॉइंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच पर्सन्स अपॉइंटमेंट। साहब अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, ये कह रहा है बहुत कुछ सिखा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, मैं लास्ट पूछता हूँ सर, ये शेड्यूल 5 में 4 कंडीशंस हैं सर, हमसे नहीं हो पा रहा है सर, हमसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम उस बंदे से इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं सर, हम एक PRI को नहीं, हम एक PROI को अपॉइंट करना चाहते हैं सर। सभी भाई बहन जवाब दीजिएगा, मैं एक PROI को अपॉइंट करना चाहता हूं, MD क्या होगा सर? सभी भाई बहनों का जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। PROI को अपॉइंट करना चाहते हैं 196(3) के अनुसार, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 196(3) के में ही लिखा है कि कुछ एडिशनल कंडीशंस हो सकते हैं, और सरकार ने एडिशनल कंडीशन शेड्यूल 5 में दे रखा है। 4 कंडीशन, 4 में से एक कंडीशन है कि PRI होना चाहिए। PRI के लिए जरूरी है कि आप लगातार पिछले 12 महीने से भारत में रह रहे हैं, तो अब आप जाकर बनेंगे भारत का PRI। ये बात अगर टैक्स का टीचर सुन ले तो नाराज हो जाएगा कि आप हमें गलत समझ पढ़ाते हैं हम लोग। नहीं सर, मैंने किसी को विथ ड्यू रेस्पेक्ट बोला, मैंने तो ये बोला
कि ये जो कंपनी है ना सर, ये जो कंपनी है, कंपनी लॉ है, उसमें भी खास करके एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर के लिए उसकी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लास्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, इसको भी कर लेंगे। लेकिन मुझे सबसे प्यारा लगा ये चीज़, बहुत अच्छा आपका स्टडी मटेरियल, रियली माइंड ब्लोइंग है ना, माइंड ब्लोइंग है। आइए सर अभी लेकिन अपने बच्चों के माइंड को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तैयार हैं आप लोग? आइए सर। जी सर, नो पर्सन शैल, जी सर, शैल बी अपॉइंटेड एज, थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा, अपॉइंटेड एज एमडी एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, एक्सेट्रा। जी बेटा, हु, अब पहला हो गया एज, हु इज बिलो the age of 20 years, below the age of 20 years, or has attained the, अब भाई 70 पूरे हो गए, मतलब 71वां चलने लगा। यस बेटा, और हैज अटेन्ड द एज ऑफ, जी बेटा, 70 ईयर्स। अब इसका एक्सेप्शन, मतलब बहुत आसान है बहुत, लेकिन आप अपने से पढ़ते तो दिक्कत होती है ना, थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहा है टीचर, है ना बेटा। एक्सेप्शन फॉर अपॉइंटिंग, जी बेटा, ए पर्सन more than 70 years age, एक्सेप्शन फॉर अपॉइंटिंग ए पर्सन मोर देन 70 ईयर्स एज, जिसकी एज 70 साल से ज्यादा है ना बेटा। एक्सेप्शन फॉर अपॉइंटिंग ए पर्सन मोर देन 70 ईयर्स एज, जिसकी एज जो है 70 साल से ज्यादा है। अब आप सभी भाई बहन कोशिश करके बताइए क्या करना होगा। नॉर्मल कंपनी के लिए भी बताइएगा और गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी बताइएगा। सर नॉर्मल कंपनी के लिए भी बता दीजिए, एमडीएच वाला, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बता दीजिए गवर्नमेंट कंपनी। नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, सभी भाई बहन कोशिश करो, हारो मत। नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, कोशिश करो। नॉर्मल कंपनी, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, सर ये राजीव सर की कला है साहब, पढ़ाया आप ही के बुक से लेकिन लिखवाया अपने स्टाइल में। नॉर्मल कंपनी, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, जी साहब, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ। नॉर्मल कंपनी में किसका अप्रूवल लेना है फटाफट बताइए। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, किसका अप्रूवल लेना है एक बार मुझे भी बताइए तो अच्छा लगेगा, है ना। फटाफट फटाफट बताते चलिए, है ना बेटा, आप ही का भला होगा और मेरा भी हो जाएगा इसी बहाने। 86 और 87 ये बेटा नंबर है, असद सैफी जी मांगे थे, सॉरी बेटा लेट हो गया देने में। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय पासिंग एसआर। अब एसआर पास करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए नोटिस भेजना होगा, जनरल मीटिंग बुलानी होगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना होगा, तो उतना लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, है ना बेटा। बाय पासिंग एसआर, एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब चलो गवर्नमेंट कंपनी के लिए देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैं बताऊं, आइदर पास एसआर हो जाए तो अच्छी बात है, और है ना, और ओआर प्लस सीजीज अप्रूवल। सीजी विल गिव अप्रूवल। सीजी ऐसा नहीं कि पागल है बैठा हुआ है, सीजी विल गिव अप्रूवल। सीजी बेटा अप्रूवल देगा, कब देगा? सीजी विल गिव अप्रूवल, कब अप्रूवल देगा सीजी मेरा बच्चा? अगर दम है तो बताओ, सीजी कब अप्रूवल देगा, है ना बेटा।
फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। CG विल गिव अप्रूवल ओनली इफ, गिव अप्रूवल ओनली इफ, जी बेटा CG तब अप्रूवल देगा ओनली इफ, कब, सोच के बताइए। ओनली इफ इट इज मोस्ट बेनिफिशियल, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच बेटा। बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट कंपनी। चलिए दोस्तों, एक तो हो गया, बहुत अच्छा लगा। बी पॉइंट पे आइए। एज कह रहे हैं नो पर्सन, ऊपर ध्यान दीजिएगा इसको, नो पर्सन है ना। बी लिखिए, बी लिखिए अनडिस्चार्ज इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट यहां लिखेंगे हु, तो है ना बेटा, हु इज, हु बेटा ऊपर कॉमन ले लिया, अ पर्सन हु इज है ना, चाहे तो लिख सकते हैं पूरा, ये पर्सन हु इज भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इज एंड undischarged insolvent. You have been declared insolvent, but still the insolvency process is not concluded. राजीव सिंह को दिवालिया घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी राजीव सिंह के एसेट्स को बेचने का जो काम होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इंसॉल्वेंट इज एन अनडिस्चार्ज, इज एन अनडिस्चार्ज इंसोल्वेंट और इज एन अनडिस्चार्ज इंसोल्वेंट, और दूसरा लिखिए हैज बीन एनी टाइम डिक्लेयर्ड इंसोल्वेंट। सर अनडिस्चार्ज मीन्स आपने अप्लाई किया था, आपको कोर्ट ने माना कि हाँ आपका केस दिवालिया का, दिवालिया की तरह एडमिट करने की जरूरत है ना। यस बेटा, फॉर द गवर्नमेंट कंपनी हैज बीन एनी टाइम डिक्लेयर्ड इंसोल्वेंट, बहुत पूरे लाइफ के लिए है बेटा। बच्चे कहते CG का अप्रूवल ले लो ना सर, नहीं है जी, CG का अप्रूवल यहाँ वाले नहीं है, वो शेड्यूल 5 वाले कंडीशन में CG का अप्रूवल है। दिवालिया है, दिवालिया को अपॉइंट करना चाहते हो, सब जगह CG के पास चले जाओगे यार। ये 4 कंडीशन ऐसे हैं जो एकदम जबरदस्त हैं। एज वाले में थोड़ा सा रिलैक्स किया, नहीं तो किसी में रिलैक्सेशन नहीं है, बुरा मत मानना। 4 कंडीशन जो 196(3) में है, पूरे टफ वाले कंडीशन हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर जो 4 कंडीशन है उसमें CG के पास जा सकते हो, है ना। इकोनॉमिक ऑफेंस में CG के पास जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते आप। सर वो अलग चीज है सर, है तो एक ही चीज बताऊंगा, लेकिन एक ही टॉपिक है, लेकिन उसका कहने का तरीका अलग है। तीसरा सस्पेंशन ऑफ पेमेंट, आप मेरे अपने पैसे मेरे से मांग रहे हैं, मैंने कहा सर अभी तो नहीं है, दे दूंगा, लेकिन है ना। आपने कब दोगे, बोला 2 महीना बाद दूंगा। दिस इज कॉल्ड सस्पेंड करना पेमेंट। ये भी लक्षण है आपके दिवालिया का, या ये भी लक्षण है कि आप शायद फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। सस्पेंशन, और आगे लिखिए सस्पेंशन के बाद कॉम्प्रोमाइज, है ना बेटा। लिखिए बेटा हैज, हु ऊपर है बेटा, who has, a person who has at any time, a person who has at any time suspended payment, a person who has at any time suspended payment to his creditors, अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट उसने सस्पेंड कर दिया, टू हिज क्रेडिटर्स। और एनी टाइम, और हैज मेड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वही होता है, आप लोग अकाउंट्स पढ़ते थे 11-12 में, हमारे सर बताते थे कि 500 का डेटर है, और ऐसे ही बताते थे, वो आके लगा रोने कि 480 रुपया ले लो और माफ कर दो, है ना। तो हम माफ कर देते थे। हैज एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और हैज मेड कॉम्प्रोमाइज विथ क्रेडिटर्स। ग्रेट बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के, आपने इतना ही पढ़ा, ये बहुत है बेटा। डी पॉइंट,
और डी है ना बेटा, कन्विक्टेड। तो यहां पे लिखिए नॉर्मल कन्विक्शन। इकोनॉमिक ऑफेंस वाला कन्विक्शन शेड्यूल 5 के अनुसार हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नॉर्मल कन्विक्शन में सारे तरह का आ जाएगा, इकोनॉमिक भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड, नॉर्मल कन्विक्शन। फाउंड गिल्टी, कन्विक्शन मीन्स फाउंड गिल्टी। लिखिए बेटा, ए पर्सन हु तो वहां तक है, हु हैज एट एनी टाइम, ए पर्सन हु हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड, a person who has at any time been convicted by a court, by a court of an offense, wow, convicted by a court of an offense। यहां पे इकोनॉमिक नहीं है, पूरी लाइन लिखने दीजिएगा। of an offense where sentence is more than 6 months। अब मान लीजिए छोटा मोटा मैंने चोरी किया, पिक पॉकेटिंग किया, है ना, किसी का जेब काटा, या किसी पड़ोसी को मैंने कुछ बोल दिया, वो केस कर दिया, मेरे को 10 दिन जेल में रहना पड़ा, ये कोई इकोनॉमिक ऑफेंस वाला थोड़े है ना, ये तो नॉर्मल ऑफेंस है, चलेगा। वेयर ही वॉज सेंटेंस या द इम्प्रिजनमेंट वाज, सर सही से लिखिएगा, दिखे नहीं तो बताइएगा। Where the imprisonment was, आराम से नोट करिए, where the imprisonment was, पूरा लिखिए। बहुत स्लो आता है आप लोगों का, हमारे यहां से बेटा निकल जाता है, 1 मिनट का गैप होता है कम से कम। where the imprisonment was, ठीक, बढ़ाऊं पढ़ने को, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। Where the imprisonment was for a period exceeding 6 months। धन्यवाद बेटा। 6 महीने तक बन सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा है तो नहीं बन सकते, है ना, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप ध्यान दीजिए। और 5वां लिखिए ई, एडिशनल कंडीशंस लिख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 196 सब सेक्शन 3, द proposed person shall also fulfill apart from section 196(3), the proposed person shall also fulfill the conditions apart from section 196(3), the proposed person shall also fulfill the conditions specified in schedule 5। थोड़ा टफ है बेटा, पार्ट 1 और ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ सीजी। या तो शेड्यूल 5 के जो एडिशनल कंडीशंस हैं उसको भी पूरा करिए। अब शेड्यूल 5 में देख लेंगे कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के रूप में है, रिक्वायरमेंट के रूप में, वो अलग बात है। तो रिक्वायरमेंट के रूप में है कि नॉट लेस देन, है ना बेटा, 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा नॉट मतलब नहीं, उसके ऊपर इस तरह का कोई 19 इकोनॉमिक ऑफेंसेज है, 19 इकोनॉमिक एक्ट्स हैं, उसमें किसी भी ऑफेंस नहीं किया हो, है ना बेटा। इस तरह की बातें हैं पार्ट 1 और ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ सीजी।
आपको बेटा रियल लाइफ में बहुत अच्छा कंसल्टेंसी देने का मौका मिल सकता है अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े तो। अब ये बेटा पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला लिखिए, थोड़ा टफ है। नो सेंटेंस है ना बेटा, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, लाइन तो होता ही है। नो इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लिखिए, सेंटेंस मजा नहीं आ रहा, सजा। नो इम्प्रिजनमेंट ऑब्लिक बेटा नॉट फाइंड। सर सुनिए, सभी भाई बहन लिख के दिखाइए, ध्यान दें, कह रहा है इसका भी वैसे लिखा है, ए पर्सन shall not be, आइए अलग लिख देता हूं, appointed या reappointed, appointment also includes reappointment। आप एक बार अपॉइंट हो गए, उस समय आप कन्विक्टेड नहीं थे इकोनॉमिक ऑफेंस में, बाद में कन्विक्टेड हो गए तो सर आपका सीट वैकेट हो जाएगा और फ्यूचर में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड, है ना बेटा, ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड, इसको पूरा समझिएगा। और ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है जी, एज MD, WTD और मैनेजर। ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज MD, WTD और मैनेजर इफ he had been, जी बेटा, he had been sentenced to imprisonment, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। अब बताइए बेटा, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट कितना, फॉर एनी पीरियड, और टू अ फाइन एक्सीडिंग ₹1000 under any of these, any one of or more of these भी लिख सकते हैं, any of these 19 एक्ट्स, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस। ये हमारा नो इम्प्रिजनमेंट, नॉट फाइंड, ये समझने की जरूरत है। A person shall not be appointed as MD, WTD manager if he has been sentenced to imprisonment for any period or to a fine exceeding ₹1000 under any of these 19 acts, जिसको हमने इकोनॉमिक ऑफेंस कहा है बेटा। लेकिन कह रहा है इसका उपाय है, अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक ऑफेंस में सजा हुई है, 1 दिन की हुई है, या फाइन लगा है 15,000 का लगा है, 1000 से ऊपर का लगा है, तो भी बच सकता है। चूंकि फिर तो शेड्यूल 5 वाली कंडीशन पूरा नहीं हुआ, तो आप अल्टरनेटिव तरीका खुला है CG का। बच्चे बोलते हैं मेंबर से पूछ लें सर, मेंबर से पूछ के हो सकता नहीं है सर। बच्चे कहते हैं सर मेंबर से ही पूछ लेते हैं ना, SR पास करा लेते हैं। नहीं सर, ये जो गलती है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना, इसको हटाने का पावर, रिलैक्स करने का पावर CG के पास है, सरकार के पास है बेटा। दूसरा लिखिए, अब ये 19 एक्ट कौन कौन से हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप यहीं पे थोड़ा बहुत समझ लेते कि 19 एक्ट कौन कौन से हैं। ये देखेंगे सर आप, तो यहाँ पे 19 एक्ट का एक लिस्ट दिया है सर, है ना, कहाँ लिस्ट दिया था, दिया है बेटा, ये है सर। सर आप, मैं तो नहीं कहूँगा कि 19 याद रखें, लेकिन आप देखिए क्या आपका कौन कौन सा इसमें से एक्ट आपको आता है। 19 एक्ट है सर, ये 19 एक्ट्स है, इनमें से किसी भी एक्ट के भीतर आपको 1 दिन का भी जेल या 1000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। पहला इंडियन स्टैम्प एक्ट, दूसरा सेंट्रल एक्साइज, अब तो ये खत्म हो गया है, GST आ गया है, लेकिन सर लॉ मेकर ने इसको नहीं खत्म किया है, और इसके बदले अगर कुछ नया एक्ट आया है तो आपको नया वाला ही समझना चाहिए। खैर, अगर आपको समझ में आए तो स्टैम्प एक्ट समझ में आया बेटा, दूसरा बोलिए सेंट्रल एक्साइज, IDRA, ये सब हम लोग एक्ट CS में पढ़ते हैं बेटा। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, फूड में मिलावट, है ना, PFA 1955, एसेंशियल कमोडिटी 1955, वाओ,
कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ तो इसका दिमाग चल गया है ना। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट सकरा, वेल्थ टैक्स एक्ट जो आज रिपील हो चुका है, आपको पता है ना, वेल्थ टैक्स भारत से अब खत्म हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट, पहले इसका नाम MRTP था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सिक्का, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, स्पेशल प्रोविजन ओल्ड कंपनीज एक्ट में थी 1956 में, सेबी, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट जिसमें एग्जिम पॉलिसी आप पढ़ते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, है ना, FTDRA, पमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, IBC, वाव, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड काफी इंप्रूव किया है बेटा, GST, वो है ना, और फ्यूगिटिव, अरे वाह, अरे बाबा ये तो बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है ये पूरा अपडेट कर रखा है इन्होंने, है ना। 19 लिस्ट है, तो इसका हमेशा 1-2 तो लिख लो यार, है ना बेटा। 19 एक्ट पर स्टार बनाओ, 1-2 लिख लो, कम से 2 तो लिख लो। इंडियन स्टाम्प एक्ट, कौन सा 2 क्यों सर, सारे याद हो गए हमको। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, सर इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। फेमा, ये तो आपको कोर्स में है। पमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन भी आपके कोर्स में है, फाइनल लेवल पे पढ़ना है। कंपटीशन एक्ट, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। तो ये हमारा पहला हुआ शेड्यूल 5 के अनुसार रिक्वायरमेंट की, उसको मतलब जेल या फाइन नहीं होनी चाहिए, जेल 1 दिन की भी नहीं होनी चाहिए, फाइन अप टू 1000 है तो चलेगा, 1000 से ऊपर का फाइन है तो CG से पूछना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिटेंशन, मतलब नो डिटेंशन, नो डिटेंशन। भाई ने कहा ना नजरबंद, ये लेकिन बड़ा अजीब सा है। कॉफी पोसा, ये बेसिकली बहुत पुराना एक्ट है और ये कुछ बातें समझाने की कोशिश करेगा, हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या समझाने की ये कोशिश करता है ना बेटा। ओके बेटा, यहाँ पे हम लोग सीखने की और कोशिश करते हैं। कॉफी पोसा में क्या है, नो डिटेंशन। नो डिटेंशन, ध्यान दें यहां पे नो डिटेंशन में क्या लिखा जाए, सच पर्सन इज नॉट डिटेन्ड, है ना बेटा, सच पर्सन इज नॉट डिटेन्ड जी बेटा, डिटेन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, इसको हटा देना चाहिए इनको, कॉफी पोसा, POSA 74। क्या है कॉफी पोसा, आपको पहले से पता है। कॉफी पोसा का फुल फॉर्म क्या है, कॉफी पोसा 1974, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। धन्यवाद आप सभी का। एक्ट 1974, डिटेंशन नहीं होना चाहिए। डिटेंशन का स्पेलिंग बेटा थोड़ा ठीक कर लीजिएगा अगर गलत हो तो। तीसरा लास्ट में, कितने साल का एज बताओ जी, कितने साल का एज है ना, नॉट लेस देन 21 ईयर्स। अच्छा, यहां पे इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब हार्मोनी रखा है। 176(3) में भी, सॉरी 196(3) में भी यही बात है, सबसेक्शन 3 में, और इसमें भी यही बात है। और इसमें अगर एज की प्रॉब्लम है तो इवन शेड्यूल 5 के अनुसार एज की प्रॉब्लम है या 196(3) के अनुसार एज की प्रॉब्लम है, CG से नहीं पूछना है। एज वाली प्रॉब्लम CG का अप्रूवल ही काफी है। ये लिखिए नॉट लेस देन 21 ईयर्स। थोड़ा साफ दिख जाए तो बता दीजिएगा, अंधूरा दिखता है आप लोगों को। यहां लिखिए
क्या हो सकता है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास कीजिए। सच पर्सन इज नॉट लेस देन 21 years and not more than 70 years। यहां पे लिखिएगा हेयर नो नीड ऑफ सीजी अप्रूवल। ये अच्छा रखा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता। अगर मान लो यहां पे कहता सीजी से ही परमिशन लो और वहां पे कह देता एसआर से, तो बच्चा हमसे पूछता कि सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर बता दो। हेयर नो नीड ऑफ सीजीज अप्रूवल फॉर अपॉइंटिंग ए पर्सन who is more than 70 years old, है ना, more than 70 years old। अगर कोई बंदा 70 साल से ज़्यादा का है तो वहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है, ये समझने की ज़रूरत है ना बेटा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा, आपको मज़ा आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना बेटा, है ना। एक बात अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। 3 हो गए, चौथा लिखिए, लास्ट में लिखना है आपको, आखिरी, है ना बेटा। पर्सन ही इज ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ही इज ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पिछले 12 महीने से, जो इसमें लिखा हुआ है ना बेटा, रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड। कंटिन्यूअस मतलब जैसे इनकम टैक्स में तो 182 दिन है स्टे करना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं है। पूरे साल में 2 बार 4 बार आया गया तो आपके सर बताए होंगे, अच्छा पहली बार आया तो कितना दिन रहा, दूसरी बार आया तो कितना दिन रहा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना रहा, ऐसे सोचते हैं ना। यहाँ ऐसा नहीं है। ही इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर a continuous period of 12 months, है ना बेटा। यहाँ पे जो ये लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है बेटा। पहले एक और कंडीशन होता था, है ना, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 months और मोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अच्छा, इसमें ईयर का मतलब नहीं है, 12 months और मोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये छोटा सा पॉइंट है हमारे भाई बहनों का। फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 months और मोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सर ये है सर, इसका एक एक्सेप्शन लिख लेते हैं तो अच्छा लगता मुझे। आज हम लोग रुक जाएंगे यहीं पे, है ना बेटा। ये आपने खत्म कर दिया एक तरह से। नोट क्या लिखेंगे नोट में? नोट में एक लाइन को लिखना है आपको। नोट में एक लाइन क्या है ये समझने की जरूरत है ना बेटा। नोट में एक लाइन को लिखना है, नोट क्या है वो समझिए। नोट में एक लाइन लिखिए सभी भाई बहन कि दिस कंडीशन, जो लास्ट वाला है, दिस कंडीशन दैट इज रेसिडेंट इन इंडिया is not applicable, this condition is that a resident in India is not applicable in case of ये अप्लाई नहीं होगा in case of companies operating in SEZ। बहुत अच्छी बात है बेटा। SEZ में जो फॉरेन कंपनियां हैं या थोड़ा हम रिलैक्सेशन करना चाहते हैं, बाकी तो बेटा मेरे को कुछ समझ में वो फालतू की बात है कि वो आया है तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ये समझ में आ गया आपको। एक लास्ट में अब 196 का 4 रह गया। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट कुछ नहीं लिखा है बेटा, इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट कैसे होगा।
इसको पहले प्रोविजनल बेसिस पे एमडी अगर ये सारे कंडीशन से बच गया, डिस्क्वालिफिकेशन से बच गया या नहीं बचा तो सीजी से तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो नीचे के 4 कंडीशंस पर आए एडिशनल, उसमें तो सीजी का अप्रूवल लेना होगा। तीसरा छोड़कर, तीसरा जो एज वाला है ना, एज वाला में एसआर से ही काम चल जाएगा। लेकिन आप नॉन रेसिडेंट को एमडी बनाना चाहते हैं तो या तो एसीजेड वाली कंपनी में बनाइए। एसीजेड आपको पता होगा, मुझे को विश्वास है कि आपको पता होगा। तो इस तरह से हम लोग बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो। धन्यवाद आप सभी का, है ना। अभी आप आराम से एक एक चीज़ पढ़ते जाइए और आराम से पढ़िए, अभी जल्दीबाजी मत कीजिए। अब यहाँ तक तो हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमें सीखना है, कितने इसमें पॉइंट्स आपके आ गए, थोड़े टफ पॉइंट्स ज़्यादा आ गए आज आपके क्लास में। तो 1 2 3 तक हो गए थे डिस्क्वालिफिकेशन। अब है अपॉइंट कैसे होगा, हाउ टू अपॉइंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आइए 2 मिनट के लिए हम उसको भी दिखा दें, है ना। 2 मिनट के लिए उसको भी हम दिखा दें कि कैसे इसको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 4th लिखिए, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। सेक्शन अब खत्म है 196 का 4। आसान है बेटा। अपॉइंटमेंट में आपको 2 चीजें सीखना है सर। पहला लिखा है बेटा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197। आइए ना आपके बुक से दिखाऊं ताकि आपको भी दिखेगा। जो मेरे पास सोर्स है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बुक है आपकी, इसे है ना, मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा हुआ है इसका बेटा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, अप्रूवल बाय बीओडी एंड शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5। A managing director, whole-time director, or manager shall be appointed, and the terms of and condition of such appointment and remuneration payable shall be approved by BOD at a meeting and यानी 2 अप्रूवल चाहिए जो इसमें लिखा है। आप फटाफट देखिए, अगर किसी बंदे को आप MD, WTD या मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी, मैनेजर में वो मैनेजर नहीं जो सिंपल भगवान सर और टॉपर्स का एग्जांपल दिया कि मामा जी एक यहाँ पे हैं जो जनरल मैनेजर हैं, लेकिन वो उनका रिकॉर्ड कंपनी लॉ में नहीं है ना, और वो एक पार्टिकुलर डिवीजन संभालते हैं सर। और यहाँ पे जो मैनेजर वो होल पावर है उसके पास, पूरी कंपनी के मैनेजमेंट के अफेयर्स को मैनेज करता है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में आए तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो थोड़ा बुरा लगता है। ये देखिए, अप्रूवल बाय बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5। MD, WTD और मैनेजर शैल बी अपॉइंटेड एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन पेबल शैल बी अप्रूव्ड बाय 2 लोगों के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, BOD के द्वारा भी और शेयर होल्डर्स के द्वारा भी। BOD जो अप्रूवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। अच्छा ये देखिएगा, शेयर होल्डर से कब पूछना है, नेक्स्ट GM में। जैसे नेक्स्ट GM का मतलब क्या हुआ, अभी जैसे आज है 5 मतलब 27/5 समझने के लिए 2020, आज 27 मई है बेटा। और टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है सर, इसने भगवान सर को MD अपॉइंट किया, मैनेजिंग डायरेक्टर। पहले वो डायरेक्टर थे सीधा, अब वो MD अपॉइंट हो गए, भगवान सर को अपॉइंट किया। तो आज तो इसके लिए BM से ही काम चल जाएगा, BR in BM। फिर से बोलिए, BR in BM आज अपॉइंट हो जाएगा। अब टॉपर्स अपना AGM तो करेगी, कम से कम EGM तो नहीं करेगी टॉपर्स, जरूरत नहीं इसको, क्योंकि कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो टॉपर्स फाइनेंशियल ईयर है ना बेटा 19-20 का AGM कब करेगी, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का AGM कब करेगी मैं बताऊं, 30 सितंबर, रफली बता रहा हूं बेटा, आप सब तो पढ़े हुए हैं, 2020 तक। तो 30 सितंबर यानी 27 मई से लेकर 30 सितंबर तक यानी डेट ऑफ AGM तक सर की जो अपॉइंटमेंट होगी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की, वो प्रोविजनल होगा। और एनुअल जनरल मीटिंग या EGM, हम EGM भी हो सकता है, मैं EGM नहीं बोला, आपको AGM बोला। AGM में एकदम कसम मत खा लीजिए कि अपॉइंट होगा ही होगा, हो सकता है AGM में अपॉइंट ना भी हो, है ना, AGM में अपॉइंट ना भी हो। ये सब चीज़ों का आपको जवाब देना है। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। तो इस छोटी सी बात का जवाब दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सर अगर आप कंडीशंस नहीं पूरा कर रहे हैं पार्ट 1 के, तो अपार्ट फ्रॉम दिस 2 अप्रूवल यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ CG। लेकिन CG का अप्रूवल तब चाहिए जब हम शेड्यूल 5 के जो 4 कंडीशन बार बार नहीं पढ़ाएं
कि नॉट पनिश्ड, नॉट इम्प्रिजन अंडर, कौन सा था एक्ट आपका 19 इकोनॉमिक एक्ट्स, कोई 19 इकोनॉमिक एक्ट था। और उसके अलावा एक चीज़ और बड़ा अच्छा लिखा है, मैं उसको समझा देता हूं ताकि आपको लगे नहीं कि सर आज आपने थोड़ा कम पढ़ाया। लास्ट सब सेक्शन कहता है कि जैसे 27/5 को अपॉइंट हुआ था, है ना, कोई पर्सन एमडी के पोस्ट पे, और 30 सितंबर 2020 को कंपनी ने अपना एजीएम किया। एजीएम में मेंबर्स ने कहा अच्छा ये एमडी है, ए फालतू आदमी, इसको हटाओ, ये एमडी ठीक नहीं है, इसको हटाओ। मतलब हटाओ मीन्स डिसअप्रूव कर दिया, अप्रूवल हुआ ही नहीं मेंबर्स द्वारा। अब क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या बेटा, इस पीरियड में मतलब 27 से लेकर 30 तारीख तक, 30 तारीख को डिसअप्रूव कर दिया मेंबर्स ने, जो भी इस टेन्योर के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई होगी वो एक्टिविटी बेटा इनवैलिड ना होकर वैलिड होगा, वो एक्टिविटी इनवैलिड ना होकर वैलिड होगा। समझने की जरूरत है, अगर आपको समझ में आए तो मुझे भी बता दीजिए, है ना। वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जीएम, एनी एक्ट डन बाय हिम। बताइए, कोई दम हो तो बताइए। सब सेक्शन 4 और 5 में टीचर ऐसा क्या है जो पढ़ा देगा और आपको नहीं आएगा? बोलिए बोलिए, क्या ऐसा चीज है? कोई ऐसी चीज नहीं है सर। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, है ना बेटा, 2 अप्रूवल्स प्लस 1 कंडीशनल अप्रूवल। सर कर ही लीजिए, कहाँ आपको मैं छोड़ूं बेकार में, वो बस 5 मिनट आपको समझा ही देता हूं ताकि अगली क्लास में आए तो नया कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर। 2 अप्रूवल, खाली इस डायग्राम को बता दीजिए। बीओडी, बीआर इन बीएम, अप्रूवल थ्रू, है ना, 2 अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ बीओडी, बीआर इन बीएम। आप बता दीजिए जी, प्रद्युमन ध्यानी जी, बीआर इन बीएम, और यहां पे ओआर इन जीएम। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ओआर इन जीएम इन कमिंग जीएम, चाहे वो एजीएम हो या ईजीएम हो, जो भी पहले हो जाए, एजीएम और ईजीएम। कोशिश कर दिए मान लो कि हार नहीं होती। ओनली इफ, सर छोड़ के क्यों जाए इसे, जब खत्म हो गया आपका, फिर कल हम लोग रेम्युनरेशन की बात करेंगे ना। ओनली इफ, कब कंडीशनल अप्रूवल कब चाहिए? ओनली इफ, सोचिए बेटा, कब चाहिए हमें कंडीशनल अप्रूवल? ओनली इफ, बताएं मेरे बच्चे, कब चाहिए? ओनली इफ, है ना बेटा, ये मुझे बताइए अगर बता सकते हैं तो। अगर नहीं बता सकते हैं तो बुरा लगेगा, फटाफट बताइए। ओनली इफ, जी बेटा, ओनली इफ 1 कंडीशनल अप्रूवल, ओनली इफ conditions of schedule 5 part 1 is not satisfied। लास्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद इसमें लिखा है कि आपको एक जमा करना होगा। क्या जमा करना होगा? जब आप अपॉइंट हो जाएंगे तो एक फॉर्म जमा करना होगा एमआर के नाम से 60 दिन में। यहां थोड़ा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि जनरली हम लोग फॉर्म 30 डेज में जमा करते हैं। ये कह रहा है आपको एक 60 दिन में भी फॉर्म जमा करना होगा विद द रजिस्ट्रार एलोंग विथ प्रिस्क्राइब्ड फी। नोट, फाइल MR1 to ROC विदिन 60 डेज। अब यहां एक डाउट है बेटा मेरा आप सभी भाई बहनों के लिए, तो अप्रूवल तो 2-2 बार 3-3 बार हो रहा है ना, तो कौन से अप्रूवल के 60 दिन है बेटा? कौन से अप्रूवल से 60 दिन है ना बेटा? ये दिखा है रिटर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी फाइल्ड। चलिए फॉर्म तो याद कर लूंगा। एमआर कोड है इस चैप्टर के भीतर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन कह लीजिए, टू आरओसी विदिन 60 डेज। ये आपको खोजना है, सर्च करना है। ऑर्डिनरी इन जीएम इन नेक्स्ट जीएम, यस बेटा, डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के, एक एक पॉइंट
समझाने के लिए, बताने के लिए, लिखने के लिए। अभी आपके लिए सवाल था और लास्ट है बेटे, अब जब इतना किया तो उसको भी ख़त्म ही करिए, लालच मानता नहीं इंसान का। पांचवा और आखिरी पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ एक्ट नॉट अफेक्टेड। वैलिडिटी ऑफ एक्ट नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड कब अफेक्ट नहीं होगा? इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द किसके द्वारा अप्रूव नहीं हुआ? इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन जीएम, तो भी जो उसने काम किया है ना बेटा, इफ नॉट अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन जीएम, देन ऑल्सो till the date of नॉन अप्रूवल। अगर अप्रूव हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, टिल द डेट ऑफ नॉन अप्रूवल, है ना, बाय मेंबर्स, कुछ ऐसा लिख ले सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने जो पूछना है सवाल पूछ सकते हैं, है ना, जो पूछना है पूछ सकते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया 196 में, लेकिन कुछ मज़ा आया हो तो बताइए। लंबी सांस ले लीजिए, खुश होकर एक बार। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं इसी चीज़ से आपको बताना चाह रहा था। ये आप बताएं, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो बताइए। असद भाई, है ना, ये है। आप चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगली क्लास में आप 97 पढ़ के आ सकते हैं, 197, 198 रेमुनरेशन कैसे निकाला जाएगा। अच्छा कंसेप्ट है। रेमुनरेशन पे बहुत सारे रियल लाइफ में जब ऑडिट करने आप जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो आपको सर कहेंगे, देख बेटा कंपनी लॉ में और कुछ आए ना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, है ना, और रेमुनरेशन, ये सब तो आने चाहिए। ये सब तो ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है सर, प्रैक्टिकल भी हैं, आपको आने चाहिए। ओके दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पे आज रुकते हैं।